हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बबीता हियर एंड वेलकम टू U1 क्लासेज। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं मानव तंत्र, जो क्लास 10 साइंस का सेकंड चैप्टर है और उसके अंदर आज हमारा नया टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, इसके बाद में हमारा एक टॉपिक और है प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो एक टॉपिक और बचा है हमारे इस चैप्टर में। फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हम देखते हैं उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि एक्सक्रीशन क्या होता है, उत्सर्जन क्या होता है। तो उत्सर्जन मतलब किसी भी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना। उत्सर्जी मतलब हमारे काम का नहीं है वो पदार्थ, यानी वो पदार्थ हमारे बॉडी के अंदर कोई काम का नहीं है, वो वेस्ट है और उसको शरीर से बाहर हमें निकालना है। तो उत्सर्जन क्या होता है? उत्सर्जन होता है हमारे शरीर के अंदर जितनी भी सेल हैं, वो सेल क्या करती हैं? क्रियाएं करती रहती हैं, कार्य करती रहती हैं। वो सेल जो उपापचय क्रियाएं कर रही हैं, उपापचय क्रियाएं मतलब हमारी बॉडी में दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। दो प्रकार की क्रियाएं होती है, एक तो कैटाबोलिक और एक एनाबोलिक। हिंदी में बता रही हूं, उपचयी अभिक्रिया और अपचयी, उपचयी प्रोसेस और अपचयी प्रोसेस। उपचयी हम बोलते हैं कैटाबोलिक। कैटाबोलिक मतलब ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर जो पदार्थ है वो क्या हो रहा है? टूट रहा है। वो क्या हो रहा है? टूट रहा है। अब कोई भी पदार्थ टूटेगा तो उसे एनर्जी निकलेगी, ठीक है ना। कोई भी पदार्थ टूटेगा तो उससे एनर्जी निकलेगी। दूसरा एनाबोलिक यानी अपचयी अभिक्रिया। अपचयी अभिक्रिया में क्या होता है? अपचयी अभिक्रिया के अंदर कोई भी पदार्थ जो है वो आपस में जुड़ते हैं, टूटते नहीं है। टूटते किसमें है? उपचयी अभिक्रिया में। और अपचयी अभिक्रिया में पदार्थ आपस में जुड़ते हैं, यानी ये एनाबोलिक प्रोसेस है और इसके अंदर हमें एनर्जी क्या होती है? देनी पड़ती है। क्लियर है? तो कैटाबोलिक और एनाबोलिक यानी उपचयी और अपचयी दोनों को कनेक्टिवली एक साथ हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं, यानी उपापचयी अभिक्रिया बोलते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी सेल हैं और वो सेल क्या करती हैं? उपापचयी क्रियाएं करती हैं और उन सभी उपापचयी क्रियाओं के दौरान जो भी अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, उस अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? उत्सर्जन बोलते हैं। आई बात समझ में? हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिक प्रक्रियाएं हो रही हैं, जो उपापचयी प्रक्रियाएं हो रही हैं, उनके दौरान जितने भी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, वो अपशिष्ट पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? उत्सर्जन बोलते हैं। ये तो क्या हो गई उत्सर्जन की डेफिनेशन। अब उत्सर्जी अंग कौन से होते हैं? वो अंग जो उत्सर्जन की क्रिया करेंगे वो क्या कहलाएंगे? उत्सर्जी अंग कहलाएंगे। जैसे CO2 है, क्या है? CO2 हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं। तो CO2 को बाहर निकाल रहे हैं क्योंकि CO2 हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है। तो ये क्या हो गया? हमारे लिए एक उत्सर्जी गैस हो गई, यानी उत्सर्जी पदार्थ हो गया। इसको शरीर से बाहर कौन निकालता है? हमने श्वसन तंत्र पढ़ा था और श्वसन तंत्र में क्या पढ़ा था? लंग्स पढ़े थे। जो लंग्स हैं वो रेस्पिरेशन में हमें हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं और वो CO2 उसके द्वारा बाहर निकालती है। तो CO2 को बाहर निकालने के लिए उत्सर्जी अंग क्या हो गया? आपका लंग्स हो गए। ठीक है, वैसे ही हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे उत्सर्जी पदार्थ हैं जिनको बाहर निकालने के लिए जो अंग कार्य करते हैं, उन अंगों को हम क्या बोलते हैं? उत्सर्जी अंग बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं उत्सर्जन तंत्र की। उत्सर्जन तंत्र क्या होगा? कोई भी सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऑर्गन हैं और वो सारे ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो उत्सर्जन तंत्र क्या होता है? उत्सर्जी पदार्थों को यानी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एक विशेष प्रकार का सिस्टम होता है, एक विशेष प्रकार का तंत्र होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई आपको? तो देखिए, हम फूड लेते हैं। अब फूड से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से मिलते हैं? जो पोषक पदार्थ जो हमें फूड से मिलते हैं, वो कौन से पोषक पदार्थ मिलते हैं?
हमें उनमें कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, हमें उनमें फैट भी मिलती है यानी वसा भी मिलता है, और उसमें साथ में हमें प्रोटीन भी मिलती है। तीनों चीजें मिलती हैं। देखो, कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, हमें वसा भी मिलती है और साथ में प्रोटीन भी मिलता है। अब बात यह आती है कि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तीनों के अंदर क्या होते हैं? तीनों में कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है। ठीक है ना? कार्बोहाइड्रेट के अंदर और वसा के अंदर दोनों में क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, तीनों एलिमेंट होते हैं। उसके बाद में इन तीनों एलिमेंट से कौन कौन से यौगिक बनेंगे? तो इनसे कौन कौन से यौगिक बनते हैं? कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। क्लियर? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे? H2O बनाएंगे यानी जल बनाएंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन गया किससे? आपके कार्बोहाइड्रेट से और वसा से। तो कार्बोहाइड्रेट तो बाहर निकाली जाएगी फेफड़ों के द्वारा, और जो जल है वो बाहर निकाला जाएगा आपके यूरिन के थ्रू या फिर पसीने के थ्रू। ठीक है, तो ये तो हुआ कि जो कार्बोहाइड्रेट और जो वसा है उनसे कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ बन रहे हैं। तो उनसे तो सिर्फ CO2 और H2O ही बनती है। दूसरा हम देखते हैं कि जो हमें भोजन से प्रोटीन मिलता है, उस प्रोटीन में क्या होता है? उस प्रोटीन के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इसके साथ साथ क्या होती है? नाइट्रोजन भी होती है। क्या होती है? नाइट्रोजन भी होती है। अब इससे कौन से अपशिष्ट पदार्थ बनेंगे? देखो, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे? H2O बनाएंगे यानी जल बनाएंगे। दूसरा, फिर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाएंगे? अमोनिया बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अमोनिया, NH3 बनाएंगे। और ये अमोनिया जो है बहुत ही जहरीला होता है और इसे शरीर के अंदर नहीं रखा जा सकता। क्लियर है? अब आप बोलोगे कि मैम ये इतना जहरीला है तो प्रोटीन लेने की जरूरत ही कहाँ है? हम प्रोटीन ले ही नहीं, हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और वसा से काम चला लेते हैं ताकि अमोनिया इतना जो जहरीला पदार्थ है वो हमारी बॉडी में बने ही नहीं और उसको बाहर भी नहीं निकालना पड़े। तो यानी किडनी की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं है। जो प्रोटीन है वो हानिकारक पदार्थ तो निकालता ही है, लेकिन उसके साथ साथ इसके बेनिफिट बहुत है। जो भी आपके टिश्यूज हैं, जो ऑर्गन है, उनकी जो मरम्मत है, उनकी मरम्मत जो है वो किसके द्वारा होती है? आपके प्रोटीन के द्वारा होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ये पोषक पदार्थ है, इसलिए इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो प्रोटीन तो लेना भी आवश्यक है, क्योंकि नहीं लेंगे तो ऊतकों की मरम्मत नहीं होगी, हमारी बॉडी की मरम्मत नहीं होगी, टूट फूट की मरम्मत नहीं होगी। तो ये जो तीनों पोषक पदार्थ हैं, इनसे कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, कैसे इससे अमोनिया निकल रहा है, ये चीज आपको समझ में आई। अब इसके बाद देखो, जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, वो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों के नाम लिखिए। तो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ मतलब वो अपशिष्ट पदार्थ जिनके अंदर किसकी मात्रा हो? नाइट्रोजन की मात्रा हो। क्लियर है ना? वो अपशिष्ट पदार्थ जिनके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा हो, उन्हें हम बोलेंगे नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ। अब ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है कौन से? तो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है, देखिए, यूरिया क्या है? नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है, इसके अंदर नाइट्रोजन होता है। दूसरा, यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल में भी नाइट्रोजन होता है। फिर एक है अमोनिया। तो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से? यूरिया, यूरिक अम्ल और अमोनिया, तीनों क्या है? नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है। तो ये जो तीनों नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ हैं, इनमें एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? तीनों के अंदर ही नाइट्रोजन होता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ हैं, यूरिया, यूरिक अम्ल और अमोनिया, इन तीनों में एक चीज कॉमन है, वो क्या है? नाइट्रोजन है। ओके, तो देखो, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? यूरिया, यूरिक अम्ल और अमोनिया। अब इन तीनों को हम अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अमोनियोटैलिक या अमोनिया उत्सर्जी। नाम से स्पष्ट हो रहा है, अमोनिया उत्सर्जी यानी अमोनिया को शरीर से बाहर निकालने वाले जो एनिमल हैं या जो जंतु हैं, वो क्या कहलाते हैं?
अमोनिया उत्सर्जी कहलाते हैं और उनको इंग्लिश में हम बोलेंगे अमोनियोटैलिक। आपको ये अमोनियोटैलिक वाले नाम भी याद रखने हैं साथ में, ठीक है। तो अमोनिया उत्सर्जी या अमोनियोटैलिक यानी वे जीव जंतु जो उत्सर्जन के दौरान क्या बाहर निकालते हैं, अमोनिया बाहर निकालते हैं, उनको हम बोलते हैं अमोनियोटैलिक या फिर अमोनिया उत्सर्जी। अब अमोनिया उत्सर्जी जंतु होते कौन कौन से हैं, कौन से जीव जंतु हैं जो अमोनिया को बाहर निकालते हैं? तो अमोनिया को वही जीव जंतु बाहर निकालेंगे जो किसमें रहते हैं, पानी में रहते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, यानी वो जीव जंतु जो ज्यादातर पानी में रहते हैं वो अमोनिया को उत्सर्जी पदार्थ के रूप में बाहर निकालते हैं। जैसे आपका अस्थिल मछलियां, बोनी फिश, अस्थिल मछलियां वो होती हैं जो फ्रेश वाटर में होती हैं, ठीक है। तो बोनी फिश है, अस्थिल मछलियां हैं, या फिर उभयचर हैं, मेंढक वगैरह, और जलीय कीट हैं, जल में रहने वाले कीट हैं। ये जो जंतु हैं ये क्या करते हैं, जल में रहते हैं और ये अमोनिया को उत्सर्जी पदार्थ के रूप में बाहर निकालते हैं। यानी अमोनिया जो है वो बहुत ही जहरीला पदार्थ है और इसको बाहर निकालने के लिए बहुत सारे पानी की आवश्यकता होती है। जो अमोनिया होता है उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा पानी की रिक्वायर होती है, इसलिए ये उन्हीं जीवों में बाहर निकलता है जो पानी में रहते हैं। यानी अमोनिया जब वो बाहर निकालते हैं तो अमोनिया पानी के अंदर घुल जाता है और जैसे ही अमोनिया पानी में घुल जाता है तो उसका जहरीलापन क्या हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए जो मछलियां हैं वो पानी के अंदर अमोनिया उत्सर्जित करती रहती है, लेकिन पानी में आते ही अमोनिया का प्रभाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसलिए वो इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो ये चीज क्लियर है कि अमोनिया जो है वो उन्हीं जीव जंतुओं में पाई जाती है जो पानी के अंदर रहते हैं। तो 2 पॉइंट क्लियर हो गए आपको। थर्ड पॉइंट देखिए कि अमोनिया जो है वो बहुत ही जहरीला होता है और जहरीला होने के कारण हम उसे स्टोर नहीं कर सकते, यानी वो उत्सर्जी पदार्थ हमारी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं हो सकता है क्योंकि वो बहुत ही जहरीला होता है। जितना भी अमोनिया बनता है डायरेक्ट जल्दी से जल्दी उसको बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक। तो ये तो बात हो गई आपके अमोनियोटैलिक की। वे जंतु जो अमोनिया को उत्सर्जी पदार्थ के रूप में बाहर निकालते हैं अमोनियोटैलिक बोलते हैं, जैसे आपकी अस्थिल मछलियां हैं, उभयचर हैं और जलीय कीट हैं। उसके बाद अमोनिया उत्सर्जन के लिए बहुत अधिक जल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है अमोनिया जहरीला होता है और जहरीला होने के कारण हम उसे स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। ये हो गई आपके अमोनियोटैलिक की बात। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका यूरियोटैलिक यानी यूरिया उत्सर्जी। यूरियोटैलिक नाम से स्पष्ट हो रहा है क्या निकालेंगे उत्सर्जन के दौरान, यूरिया निकालेंगे, ठीक है। तो यूरियो उत्सर्जी यानी वे जीव जंतु जो उत्सर्जन के रूप में किसको बाहर निकालते हैं, उत्सर्जी पदार्थ के रूप में किसको बाहर निकालते हैं, यूरिया को बाहर निकालते हैं, उन्हें हम बोलते हैं यूरियोटैलिक या यूरिया उत्सर्जी जंतु, ठीक है। तो यूरिया उत्सर्जी जो जंतु हैं वो कौन कौन से हैं, आपके समुद्री मछलियां जो समुद्र में पाई जाती हैं वो मछलियां और स्तनधारी मैमल्स जो होते हैं जिनमें मनुष्य भी आते हैं। जो मैमल्स हैं उनमें और आपके समुद्री मछलियों में, इनमें जो होता है वो उत्सर्जी पदार्थ होता है आपका यूरिया, ठीक है। तो यूरिया जो है उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है कंपैरेटिवली अमोनिया से, ठीक है ना। तो अमोनिया को तो बहुत ज्यादा पानी की रिक्वायर होती है बाहर निकलने के लिए, लेकिन जो आपका यूरिया है तो यूरिया को शरीर से बाहर निकालने के लिए ज्यादा पानी की रिक्वायर नहीं होती है। इसीलिए जो मनुष्य होता है वो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में किसको बाहर निकालता है, यूरिया को बाहर निकालता है। और यूरिया को हम कुछ टाइम के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। जो यूरिया होती है उसको कुछ समय तक आप स्टोर भी कर सकते हो, ज्यादा समय तक स्टोर नहीं कर सकते लेकिन कुछ समय तक उसको स्टोर किया जा सकता है। अब देखो ये जो अमोनिया होती है ये अमोनिया ही किस में परिवर्तित हो जाती है, यूरिया में परिवर्तित हो जाती है। और अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता कौन है, आपका लीवर करता है, आगे बताऊंगी अभी, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूरियोटैलिक। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपके यूरिकोटैलिक। क्या है, यूरिकोटैलिक। देखो यूरिकोटैलिक या यूरिक अम्ल उत्सर्जी यानी वे जीव जंतु जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में किसको बाहर निकालते हैं, यूरिक अम्ल को बाहर निकालते हैं, उन्हें हम बोलते हैं यूरिकोटैलिक या यूरिक अम्ल उत्सर्जी।
अब यूरिक अम्ल कौन बाहर निकालता है? जो आपके पक्षी होते हैं या फिर सरीसृप यानी छिपकली वगैरह, कीट, इंसेक्ट जो होते हैं, ये जो है वो यूरिक अम्ल को शरीर से उत्सर्जी पदार्थ के रूप में बाहर निकालते हैं। अब जो यूरिक अम्ल है उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है, यानी यहाँ पर जो जीव जंतु हैं इनको ज्यादा पानी की रिक्वायर नहीं होती है। और ये जो दोनों है ना, अमोनिया और यूरिया, इनको तो लिक्विड फॉर्म में बाहर निकाला जाता है, आपको पता है, लेकिन जो यूरिक अम्ल है इसको लिक्विड फॉर्म में उत्सर्जित नहीं किया जाता है। इसको पेस्ट के रूप में या फिर छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में इसको उत्सर्जित किया जाता है। ठीक है, तो छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में या फिर पेस्ट के रूप में इसको उत्सर्जित किया जाता है। तो इसी से पता चलता है कि इनको उत्सर्जित करने के लिए ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी बात, ये जो जीव जंतु हैं इसको स्टोर भी कर सकते हैं, है ना, तो ये शरीर के लिए हानिकारक भी नहीं होते हैं, इसलिए ये जीव जंतु इसको क्या करते हैं, स्टोर भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई आपके यूरिकोटैलिक यानी यूरिक अम्ल उत्सर्जी की। तो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जो है वो 3 प्रकार के हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। तीनों के टाइप मैंने आपको बता दिया है, अमोनोटैलिक और यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक। तीनों चीजें, तीनों जो जंतु हैं आपको समझ में आ गए, कौन कौन से जीव जंतु हैं वो कौन से उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालते हैं। क्लियर है, ये टॉपिक आपका क्लियर हुआ है। फिर इसके बाद में देखिए कि हमारे शरीर में सिर्फ एक किडनी ही नहीं है जो उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालती है, इसके अलावा भी हमारी बॉडी के अंदर ऐसे बहुत सारे ऑर्गन हैं जो बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। तो कितने प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ हैं वो देखते हैं। पहले हमारी बॉडी के अंदर कितने प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ हैं। देखो, हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है जैसे यूरिया है, उसके अलावा हम थोड़ा बहुत वाटर भी बाहर निकालते हैं, नमक भी बाहर निकालते हैं, जो अनबचित भोजन है वो भी हम बाहर निकालते हैं। तो बहुत सारे उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। अब उन उत्सर्जी पदार्थों को कौन कौन से अंग हैं जो उत्सर्जित करते हैं, तो मुख्य उत्सर्जी अंग, सबसे पहले तो बात करते हैं मुख्य उत्सर्जी अंग की। तो जो मुख्य उत्सर्जी अंग होता है वो तो क्या होता है, आपकी किडनी होती है, आपका वृक्क होता है, जो किसका उत्सर्जन करता है, जो यूरिया का उत्सर्जन करता है। मुख्य उत्सर्जी पदार्थ भी क्या हो गया, यूरिया हो गया। सबसे ज्यादा मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है, यूरिया है, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारे पदार्थ हैं, और भी बहुत सारे उत्सर्जी पदार्थ हैं, और उन पदार्थों को बाहर निकालने वाले अंग भी हैं। तो कितने पार्ट्स में हमने इनको डिवाइड किया है, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। देखिए, सबसे पहले तो है आपका वृक्क या किडनी, जिसको क्या बोलते हैं, मुख्य उत्सर्जी अंग बोलते हैं, जो किसका उत्सर्जन करता है, यूरिया का उत्सर्जन करता है। क्लियर है। उसके बाद में देखो, उसके बाद में है आपके फेफड़े, और फेफड़े किसका उत्सर्जन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। और ये हम रेस्पिरेशन में, यानी जो श्वसन पढ़ाया था मैंने उस वीडियो में मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ। तो फेफड़े जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अपशिष्ट पदार्थ है, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक अपशिष्ट गैस ही है, तो उसका उत्सर्जन करते हैं फेफड़े। तो फेफड़े भी किसकी तरह काम कर रहे हैं, उत्सर्जी अंग की तरह काम कर रहे हैं। 2 हो गए। फिर तीसरा देखिए, यकृत, लीवर। लीवर जो है वो क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। तो एक तरीके से ये क्या करता है, किडनी के लिए हेल्प करता है, यानी किडनी तक जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको पहुंचाने में ये हेल्प कर रहा है। यानी अमोनिया जो बहुत ही जहरीला पदार्थ था उसको इसने किसमें कन्वर्ट कर दिया, यूरिया में कन्वर्ट कर दिया। तो ये क्या करता है, किडनी जो है उसकी हेल्प करता है, जो अमोनिया है उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक उत्सर्जी पदार्थ की तरह काम कर रहा है। साथ ही साथ देखिए, जो बिलीरुबिन है, वर्णक, जो बिलीवर्डिन है और विटामिन है, उनके उत्सर्जन में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, फिर इसके बाद में देखिए, इसके बाद में है आपकी स्किन, त्वचा। त्वचा जो है वो किसका उत्सर्जन करती है, त्वचा करती है नमक, और नमक के साथ साथ यूरिया। अब त्वचा कैसे करती है नमक और यूरिया का उत्सर्जन, तो जब पसीना आता है, तो पसीना आता है तो वो क्या होता है, थोड़ा सा नमकीन होता है ना, तो उसके अंदर पसीने के साथ साथ क्या होता है, नमक बाहर निकलता है। कभी आपने ब्लैक कपड़े पहने हो, ब्लैक शर्ट पहनी होती है, तो क्या होता है, ब्लैक शर्ट के ऊपर व्हाइट व्हाइट कलर के धब्बे पड़ जाते हैं। क्यों पड़ जाते हैं, क्योंकि आपके स्किन से जो पसीना निकलता है उस पसीने के अंदर क्या होता है, नमक होता है, और वो नमक आपके ब्लैक शर्ट के ऊपर दिखने लग जाता है। तो नमक और
मात्रा में यूरिया का उत्सर्जन भी त्वचा से होता है। इसके साथ साथ एक शब्द और है सीबम। सीबम क्या होता है? नया नाम है आपके लिए। तो सीबम क्या है? जब आप रात को सोते हो और सुबह उठते हो तो आपके नाक के आसपास से कुछ ऑयल सा निकलता है ना, ऐसे आप हाथ लगाते हो दोनों तरफ तो ऑयल सा निकलता है, वो ऑयल क्या होता है? सीबम होता है। तो स्किन जो होती है वो नमक, यूरिया और उसके साथ साथ सीबम का उत्सर्जन भी करती है। क्लियर है? सीबम, नमक और यूरिया। तो त्वचा भी क्या हो गई हमारे लिए? एक उत्सर्जी अंग के रूप में काम कर रही है। ठीक है। फिर उसके बाद देखो, उसके बाद आपके है बड़ी आंत, जो लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन में जो आपका अपचित भोजन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? काइल बोलते हैं। वो अपचित भोजन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में वो आता है आपके मलाशय में और मलाशय के बाद में वो गुदाद्वार से होते हुए शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो आपकी जो बड़ी आंत है वो भी क्या है? अनपचित भोजन, यानी काइल जो है, अनपचित जो भोजन है उसको शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती है। तो ये भी हमारे लिए क्या हो गई? एक उत्सर्जी अंग हो गई। ठीक है। तो मुख्य उत्सर्जी अंग तो क्या होगा? किडनी होगा। लेकिन किडनी के अलावा और भी बहुत सारे हमारे शरीर के अंदर उत्सर्जी अंग होते हैं जो बहुत सारे उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। ठीक है। अब यहां पर हमें किसके बारे में पढ़ना है? हमें किडनी के बारे में पढ़ना है कि किडनी जो है कैसे ब्लड को छानती है, उसको फिल्टर करती है और उससे यूरिया और भी बहुत सारी जो इंप्योरिटीज हैं उनको शरीर से बाहर निकालती है। कैसे उनको छानती है, उनमें ऐसी कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं जिनके द्वारा वो जो ब्लड है वो छनता है। तो किडनी के बारे में डिटेल से हम करेंगे कल। तो ये छोटे छोटे 2 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं उत्सर्जन तंत्र में। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे किडनी, और किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, वो कैसे कार्य करते हैं विद डायग्राम। ओके बच्चों, थैंक यू, कीप स्टडी।